हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूँ जो एक्स आईपीएस रह चुके हैं, जो एक्स डीआईजी रह चुके हैं। तो चलो आज हम उनसे मिलते हैं, उनके करियर जर्नी के बारे में जानते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं। तो हेलो सर, कैसे हो आप? ठीक हूँ। अच्छा हूँ। कूल। तो स्टार्ट करें सर। स्टार्ट। सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, और अभी आप कहाँ पे हो? मैं तो बिहार के मिथिलांचल से बिलोंग करता हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। और अभी मैं इंदौर में सेटल हूँ और वहीं से बोल रहा हूँ। कूल। तो आपका फैमिली वगैरह भी वहीं से सभी बिलोंग करता है? वहाँ पर मेरी माँ रह रही है और मेरा सबसे छोटा भाई जो हाई स्कूल में टीचर है वो उनके साथ रह रहा है। कूल। और करीब 5-6 किलोमीटर दूर में उसका हाई स्कूल है, वहाँ से रोज आना जाना करता है। ओके। तो सर आपकी स्कूलिंग वगैरह, जो आपका एजुकेशन वगैरह हुआ, सब वहीं से हुआ या आप वहां से कहीं और पढ़ने के लिए गए थे? नहीं, शुरुआती दौर में तो मैंने गांव में ही पढ़ाई किया। हम्म। मेरे फादर टीचर थे, हम्म। लेकिन वो वहाँ उनकी पोस्टिंग नहीं थी। 5वीं कक्षा तक वो बाहर थे, मैंने करीब 40-50 किलोमीटर दूर में। हम्म। बाद में उनका पोस्टिंग 1969 में हम्म। गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर में उनकी पोस्टिंग हुई। हम्म। तो फिर वो गांव से आना जाना करने लगे। हम्म। और मैं गांव के ही मिडिल स्कूल में पहले पढ़ा। हम्म। और उसके बाद फिर हाई स्कूल था वहाँ पर, बेलमोहन हाई स्कूल, उसमें 8वीं और 9वीं कक्षा मैंने वहाँ पढ़ा। हम्म। उसके बाद मैं पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग गया। हम्म। और वहाँ पर मैंने 10वीं और 11वीं, हम लोग के समय में 11वीं में मैट्रिकुलेशन होता था। हम्म। वहाँ पर मैंने 10वीं और 11वीं पढ़ा। वहीं से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद मैंने बीएन कॉलेज, जो पटना यूनिवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण कॉलेज है, हम्म। वहाँ पर मैंने इंटरमीडिएट किया। हम्म। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने पटना कॉलेज, जो सबसे आर्ट्स फैकल्टी में सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता था उस समय में, हम्म। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए ऑनर्स किया हिस्ट्री में। ओके। और फिर पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया हम्म। इन हिस्ट्री विथ स्पेशलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया। ओके। ये हमारा जर्नी रहा है। कूल। बट सर, मैंने आपको सुना है कि आपने करियर जर्नी में जो आपका एजुकेशन है, आपने साइंस बैकग्राउंड चूज किया था। फिर उसके बाद आपने अपना करियर, मतलब करियर तो ठीक है कि हम बात करते कि करियर आपने बाद में देखा, बट उसके पहले ही आपने कुछ सब्जेक्ट में चेंज किया। लाइक आप पहले साइंस में बिलोंग करते थे, फिर आपने आर्ट्स लिया। तो इस बीच का हम जानना चाहते हैं कि मतलब ऐसा क्यों? ऐसा है कि मैट्रिकुलेशन में मुझे बहुत ज़्यादा नंबर आए थे। और उस समय में दो मैथमेटिक्स के पेपर होते थे, एक एडवांस मैथमेटिक्स और एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। हम्म। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में मुझे 100 में से 96 नंबर आया था। हम्म। और एडवांस मैथमेटिक्स में मुझे 100 में 89 नंबर आया था। हम्म। तो मुझे आज तक याद है। हम्म। और कुल मिलाकर के मुझे लगभग 81% नंबर आया था। हम्म। और मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला था, जिसमें कि 120 रुपया प्रति माह एमए तक मुझे मिला। ओके। जब मैंने बीएन कॉलेज में साइंस फैकल्टी में दाखिला लिया, हम्म। तो करीब 2-3 महीना मैं पढ़ा। हम्म। और उसके बाद में मुझे एकाएक ऐसा लगा कि मैं इसमें कंफर्ट महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। तो इसीलिए मैंने फिर सोचा कि मैं इसको चेंज करूं। हम्म। और जो मुझे अच्छा लगता है, जो हम्म। सब्जेक्ट अच्छा लगता है, हम्म। उसमें मैं अपने आप को उसमें ट्रांसफर कर लूं। तो उसमें बहुत जद्दोजहद करना पड़ा पूरे फैमिली मेंबर से। हम्म। जल्दी वो लोग तैयार नहीं हो पा रहे थे। हम्म। इवन जो प्रिंसिपल थे, एस के बोस, वो हम्म। भी तैयार नहीं हो पा रहे थे। हम्म। अभी नाम मुझे याद है आज ओके। तक। हम्म। तो फिर मैंने उन लोगों को समझाया कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, हम्म। और मैं आर्ट फैकल्टी में ही जाना चाहता हूँ। तो ओके। फिर मैंने स्विच ओवर किया। और उस समय में मेरा जो पेपर था वो हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, और मैथिली एक सब्जेक्ट है जो हम लोग की मातृभाषा है। हम्म। और दो पेपर दो पेपर इंग्लिश के थे और एक पेपर हिंदी के थे। हम्म। कुल मिलाकर के 900 मार्क्स के एग्जामिनेशन हुए थे। ठीक है। हम्म। उसमें मुझे बहुत अच्छा नंबर आया, मुझे पूरे यूनिवर्सिटी में 7वां नंबर आया, 7वां पोजीशन आया था। नाइस। उसके बाद मैं फिर ग्रेजुएशन में पटना कॉलेज में दाखिला लिया था। और वहाँ
जैक्सन हॉस्टल में रहने लगा था, जो प्रीमियर हॉस्टल था उसका। कूल। बट सर ये जो आपकी पब्लिक सर्विस का है, जो आपको जॉब करना था, लाइक अगर हमारे डैड या मॉम डैड हमारा अच्छा ही सोचते हैं और वो हमें साइंस के लिए भेज रहे हैं, तो उनके भी जहन में ये होगा कि आप एक इंजीनियर या एक डॉक्टर बनोगे। बट आपने वो सब छोड़ के आपने पब्लिक सर्विस, ये कब आपके जहन में आया कि मुझे ये करना है या इसको मुझे फॉलो करना है? नहीं नहीं, मुझे जो पब्लिक सर्विस का या जो कंपटीशन की बात आप कर रहे हैं, वो मुझे बाद में आया। इसका ख्याल मुझे बाद में आया। ओके। पहले मैं सोच रहा था कि मैं जब ग्रेजुएशन करूंगा तो, और उसके बाद मैं एमए करूंगा, और उसके बाद में मैं पॉलिटिक्स में उतरूंगा। पॉलिटिक्स। जी। उसका रीजन ये था कि मैं कम्युनिस्ट लीडर थे उस समय भोगन झा, तो हमारे क्षेत्र मधुबनी से करीब 5 बार के एमपी थे और बहुत प्रखर वक्ता थे। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। मैं बचपन से उनके मीटिंग में जाता था, मेरे फादर मुझे ले जाते थे, ओके। और वो देखते कहते थे कि देखो किस तरह से वो भाषण कर रहे हैं, कैसे उनका वक्तव्य होता है, किस तरह से वाणी में स्थिरता है और भास्ट नॉलेज है। इस टाइप का नॉलेज तुम्हें होना चाहिए। तो मेरा जो विचार था उस समय में, वो ये था कि मैं एक बहुत बड़ा मतलब नेता बन के उभरूं। ओके। मुझे नौकरी करने की कोई इच्छा नहीं थी। ओके। जी। लेकिन परिस्थिति ऐसा बना कि जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में गया, तो मेरे फादर बीमार पड़ गए, ओके। और गंभीर बीमार हुए। उनको मैं इलाज करने के लिए जगह जगह ले गया, दिल्ली, पटना वगैरह। वो ठीक नहीं हुए, और अल्टीमेटली ही डाइड इन 82। उस समय मैं एमए में पढ़ रहा था। माय सोर्स ऑफ इनकम वाज टोटली स्टॉप। कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम था नहीं, फादर ही थे। तो अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉम्पिटिशन का एग्जामिनेशन दूं। ओके। ये इसलिए मैं इधर कॉम्पिटिशन में आया। जी। नहीं, तो सर जैसे कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि आपके स्कूल के लाइफ में, कॉलेज के लाइफ में, आप सभी पेपर में आपका सभी में अच्छा स्कोर है, तो मैं इसका रीजन जानना चाहता हूँ कि उस टाइम पे भी आप ऐसा कैसे प्रिपेयर करते थे कि आपने सभी में, जैसे आपने मैथिली सब्जेक्ट बताया, मैथमेटिक्स बताया, आप सभी में अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो इसका मैं एक रीजन जान सकता हूँ कि आप सभी सब्जेक्ट में लाइक सभी में अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करते थे मैं उस टाइम पे? मैं एक वानगी आपको बताता हूँ। देखिए देखिए, होता यह है कि जब तक आपको एक्स फैक्टर नहीं होगा, तब तक आप एक्सेल नहीं करेंगे। एवरेज में तो सब लोग रहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब मैं क्वेश्चन पेपर देखा मैथिली का, तो उसमें मैंने देखा कि या तो उसमें अभिसार का वर्णन आता, अभिसार मतलब मिलन, नायक नायिका का मिलन का, जो विद्यापति का है, विद्यापति जो मैथिली के बहुत बड़े कवि रहे हैं, या विरह वेदना का आता है। मैं दोनों अल्टरनेटिवली आता था। अब मैंने जब तैयार किया, जो प्रोफेसर्स के नोट थे जो हमको पढ़ाया था, तो मैंने कहा कि मैंने अपने मन में सोचा जितने भी स्टूडेंट हैं सबने तो वही नकल किया है, जो मेरा नोट्स है वो उन लोगों को भी है, मेरा समथिंग डिफरेंट कैसे होगा। जब मैं सेंट्रल लाइब्रेरी पटना यूनिवर्सिटी में गया, वो बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, तो लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि 4 किताब लोगों को, स्टूडेंट को ले जाने की पात्रता थी। 15 दिन तक वो रख सकते थे। तो जब आप किसी किताब को ढूंढते तो वो किताब आपको मिलता ही नहीं। पता लगा कि वो किताब दूसरे लोगों के पास, दूसरे स्टूडेंट के पास में। तो आपका 15 दिन का, तो आप इतना दिन तो वेट कर नहीं सकते। तो फिर मैंने सिन्हा लाइब्रेरी, मैंने सच्चिदानंद सिन्हा, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोटे में मतलब प्रेसिडेंट रहे थे, पहले वही रहे थे। उसके बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा का हुआ था। उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है लाइब्रेरी, सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी। सिन्हा लाइब्रेरी लोग उसको कहते हैं, बोरिंग रोड के पास में, पटना में। वहां पर मैं जब गया तो वहां मैंने देखा कि काफी किताब है, वहां पर उतना रस भी नहीं था। तो फिर मैंने उसमें से चुन चुन करके मटेरियल इकट्ठा किया, और वहीं पर मैं शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जब मैं वहां लिखता था, क्योंकि वहां पर किताब ले जाने की किसी को छूट नहीं थी, तो सभी किताब वहीं पर रहते थे, लोग वहीं पर पढ़ते थे। मैं जब कॉलेज से छूटता था 4 साढ़े 4 में, तो वहां पर बोरिंग रोड पर उतर जाता था। वहां से 1 फरलांग की दूरी पर लाइब्रेरी था, सिन्हा लाइब्रेरी, और वहां पर मैं 4 घंटा बैठता था, और फिर मैं रात में 9 बजे निकलता था, और फिर घर पहुंचता था गर्दनीबाग।
तो इस तरह से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए और इसका रिजल्ट ये आया कि मेरा जो नोट्स था वो दूसरों लोगों से बहुत ज्यादा भिन्न था और इसी कारण से मुझे मैथिली में जितने नंबर आए, मैंने एक पेपर में 91, दूसरे में 89, जो आज तक किसी को नहीं आया। तो कहने का आशय ये है कि जब तक आपका एक्स फैक्टर नहीं रहेगा तब तक आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे और एक्स फैक्टर के लिए जरूरी है कि आपको समथिंग एक्स्ट्रा लेवल की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल डालूं ताकि मैं दूसरों से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा करूं। ये हमारा शुरू से ही रहा जी। सर आप थोड़ा सा मिडल में आ जाओगे, आप एक साइड में हो गए। कूल, हाँ वैसे ही वहां रहे आप, थोड़ा इधर साइड हो गए थे ज्यादा, फिर से आप हो गए इधर साइड आ जाए अपोजिट में। हाँ कूल, अब ठीक है। कूल, आप ज्यादा इधर गए। ओके स्टार्ट करें, अपन वहीं से कंटिन्यू करें। ठीक है, अपने से। तो सर आपने जब पब्लिक सर्विस का, जस्ट वेट, क्या मैं पूछने वाला था, हमने स्कोर का पूछ लिया, कूल। तो सर आपने फिर प्रिपरेशन कैसे किया? जैसे कि आपने डिसाइड तो कर लिया कि अब आपको पब्लिक सर्विस का पढ़ाई करना है, तो आपके जहन में क्या बातें थी कि मुझे पब्लिक सर्विस पढ़ना है, उसके लिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत है या मैं सेल्फ कर सकता हूँ? इसे आपने कैसे फुलफिल किया, कैसे कंप्लीट किया? देखिए, मैं शुरू से ही स्टूडियस स्टूडेंट रहा हूँ और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि जब मैंने एमपीपीएससी का एग्जामिनेशन दिया या यूपी पीसीएस का दिया या राजस्थान का दिया, मैं एक दिन भी नहीं पढ़ा हूं, सिंगल डे नहीं पढ़ा था। ये सबको जान सुन करके केवल मैं जिस दिन जनरल नॉलेज का, जनरल स्टडी का पेपर था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एमपी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने कभी पढ़ा नहीं था। तो एग्जाम के एक दिन पहले रात में मैंने एक किताब खरीदी जो 50 पेज का था। जैसे कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकल, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते थे। या सोन नदी कहाँ से, तो अमरकंटक से निकलती थी। अमरकंटक से कौन कौन नदी निकलती है, तो सोन नदी भी निकलती है, अमरकंटक और नर्मदा भी निकलती है। इस टाइप का जो है क्वेश्चन आंसर वाला किताब मैंने 50 पेज का, क्योंकि एक रात में आप 50 पेज से ज्यादा तो पढ़ नहीं सकते, तो मैंने उसको पढ़ा और जाकर के एग्जाम, और बाकी हिस्ट्री के लिए और ना पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मेरा एक हायर पेपर था ब्रिटिश हिस्ट्री। एक्चुअली में मैंने डीएसपी जो है ना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था। एक्चुअली में अगर मैं नहीं देता तो एसडीएम में कम्पीट करता, क्योंकि उस समय में एसडीएम के लिए एक हायर पेपर होता था और मैं एसडीएम के लिए कम्पीट किया था। लेकिन चूंकि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डीएसपी को दिया था, इसीलिए मेरा डीएसपी, क्योंकि डीएसपी के लिए 2 ही पेपर की जरूरत थी और एसडीएम के लिए 3 पेपर, एक एक्स्ट्रा हायर पेपर की जरूरत थी, और मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री पेपर लेकर के एग्जाम दिया था। चूंकि एमए जो मेरा हिस्ट्री पेपर था, एमए का सब्जेक्ट हिस्ट्री का, उसमें ब्रिटिश हिस्ट्री भी मेरा सब्जेक्ट था, तो इसलिए मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी एग्जाम में। मेरा इतना ज्यादा प्रिपरेशन था कि अलग से कोई पृथक से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सर जो ये आईपीएस की आपकी जर्नी है, तो ये आपकी डीएसपी से शुरुआत हुई है? जी जी, डीएसपी से फिर सर आप हमें बता सकते हो कितना टाइम लगता है आईपीएस बनने के? एक्चुअली में देखिए, मैंने एक्चुअली में यूपीएससी का एग्जामिनेशन किया था तैयारी, और मैं 84 में तो मैं प्रीलिम्स क्लियर किया था, जब मैं एमए पास भी नहीं हुआ था। उसके पहले ही किया था मैं प्रीलिम्स, और उसके बाद 85 में मैंने प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किया था, इंटरव्यू बोर्ड पर गया था मैं। फिर 86 में मैंने प्रीलिम्स और मेंस और प्लस इंटरव्यू बोर्ड में गया था। अनलकीली मुझे 8-10 5-6 नंबर से मुझे नहीं हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया कि अब मैं क्या करूंगा, और घर की जो माली स्थिति थी बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो ऐसी स्थिति में मैंने एक साथ 3 जगह एग्जामिनेशन दिया, मतलब एमपी में, यूपी में और राजस्थान में। एमपी में आपको मैंने बताया कि फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मैं नहीं देता डीएसपी तो मैं एसडीएम में कम्पीट करता, और यूपी में मैं एक्साइज ऑफिसर में हुआ था, और राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में हुआ था। राजस्थान में उतना बढ़िया मेरा पेपर नहीं किया था, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था उसमें, जो हमके पहले बैकग्राउंड में पढ़े हुए थे उसी आधार पर मैंने एग्जामिनेशन दिया, तो थोड़ा सा कम नंबर आए थे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में हुआ था।
अदरवाइज वहां भी मुझे एसडीएम में ही हो जाता। तो अब मैंने यहाँ ज्वाइन किया और लोगों ने कहा कि आप इसमें ज्वाइन करिए, क्योंकि 7-8 साल में, 5-6 साल में आप जो है ना आईपीएस हो जाएंगे, तो जो आपको उसमें नहीं हुआ इसकी भरपाई हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ ज्वाइन किया, अदरवाइज मैं ज्वाइन नहीं करता। और बिहार में बीपीएससी जो है वो एग्जाम कंडक्ट ही नहीं कर पा रही थी उस समय, वहां कुछ घोटाला वगैरह चल रहा था, मैं इतना वेट कर नहीं सकता था, दैट्स व्हाई आई प्रिफर्ड एमपी। ये इसका पीछे का कारण है। ओके, तो फिर सर आपने ज्वाइन किया एज ए डीएसपी, एंड आफ्टर कितने टाइम बाद आप आईपीएस बन गए, लाइक कितने इंटरवल? ये बहुत परेशानी का सबब रहा। हुआ यूं कि हम सोचे थे कि 8-10 साल में हो जाएंगे विद पीछे से अगर मुझे 5 साल का सीनियरिटी मिलता है तो मुश्किल से 4-5 साल ही खराब होंगे, लेकिन हुआ क्या कि मुझे 21 साल के बाद में आईपीएस मिला। उसका कारण ये था कि उस समय में यहाँ पर बहुत ज्यादा गटमगट हो गया था मध्य प्रदेश में। ओके। और एज पर द आईपीएस का जो रूल है उसमें जो प्रोमोटेड अफसर है उसका जो कोटा होता है वो 33% होता है। लेकिन हुआ क्या कि उसमें इन लोगों ने क्या किया कि इसको लीव रिजर्व को माइनस कर दिया, कैपिटेशन रिजर्व को माइनस कर दिया। अब रह गए जहां 33% होना चाहिए वहां घट करके हो गया 25%। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया। और हमारे समय में तो ऐसी स्थिति थी कि लोगों को 1 या 2 अधिकारी को आईपीएस अवार्ड होता था, और बहुत सारे लोगों को तो ये लगता था कि वो कभी जिंदगी में आईपीएस बन ही नहीं पाए। तो ये स्थिति थी। लेकिन फिर हम लोगों ने 2008 में कैट में मुकदमा कायम किया। हमारे 3 बैच एक साथ शामिल हुए थे और फिर हम लोग कैट में जीते। और फिर उसकी प्रक्रिया 2010 में पूरे साल चली, क्योंकि उस समय में 21 आईपीएस की वैकेंसी थी और उसके लिए आपको एज पर द रूल 63 जो कैंडिडेट थे उनका पूरा उनके एससीआर का मूल्यांकन करना था, जो गाइडलाइन है। तो 63 ऑफिसर्स का मूल्यांकन करना, उनका सारा एससीआर लिखवाना एक बहुत बड़ा अपहिल टास्क था और उसमें 1 साल लग गया। अल्टीमेटली हम लोगों को आईपीएस अवार्ड हुआ 2011 के शुरुआती महीने में। ओके, ये है कहानी। कूल। तो सर आपने जैसे बताया कि आपने राजस्थान का जो पेपर होता है, आपने मध्य प्रदेश का जो पेपर होता है वो भी क्रैक किया, राजस्थान का भी क्रैक किया, यूपीपीएससी भी क्रैक किया, एंड आपने यूपीएससी में भी प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू में भी गए, बट बिकॉज ऑफ आई कैन से 5-6 मंथ वो ड्रॉप हो गया। बट सर आप मुझे ऐसा कुछ मतलब बता सकते हो कि आप अपने प्रिपरेशन में ऐसा क्या करते थे कि कोई स्टेट एग्जाम भी हो रहा है तो मैं थोड़ा सा गलती ये कर गया, यूपीएससी की बात कह रहा हूँ आपको। उसमें मैंने जो पॉलिटिकल साइंस जो मैंने रखा सेकंड पेपर, उस समय में 2 पेपर रहते थे और दोनों के मैंने 2 सब्जेक्ट होते थे, दोनों के 2-2 पेपर होते थे। मैंने 300, 600 और 600, 1200 और 600 मतलब जनरल स्टडीज। ओके। तो जनरल स्टडीज तो सबके लिए कंपलसरी था, 300 नंबर के 2 पेपर। और सेकंड पेपर जो जैसे हिस्ट्री था 300 नंबर के 1 पेपर, 300 नंबर के दूसरे पेपर। वो तो हिस्ट्री तो मेरा पेपर था। पॉलिटिकल साइंस ने मुझे बहुत ज्यादा दगा किया, क्योंकि हिस्ट्री में दोनों साल मैंने 85 में भी और 86 में मुझे 61% नंबर आए। जबकि आपको मालूम है कि आईएएस कंप्लीट करने के लिए आपको 52-53% की जरूरत होती है। ओके। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में एक पेपर में तो 61% आया, तो दूसरे पेपर में आ गया 37%। ओके। और अगले साल क्या हुआ कि जिसमें सेकंड 37% नंबर आया था उसमें आ गया 61% और फर्स्ट पेपर में आ गया 37%। तो इसके कारण से मैं थोड़ी सी जनरल स्टडीज का भी हमारा तैयारी जो है ना जितना बेहतर ढंग से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मुझे अच्छी जगह कोचिंग लेना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया, और इस कारण से फाइनली मैं क्रैक नहीं कर पाया। दूसरी बात, एक बात और थी, मैं इतना ज्यादा टेंशन में रहता था उस समय में, और मेरी जो उस समय की जो आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई थी। मेरे फादर नहीं रह पाए थे, मेरी माँ उतनी समझती नहीं थी और उनको नहीं मालूम था कि आईएएस आईपीएस क्या होता है। तो एक जो बैकग्राउंड होता है ना,
मेरे फादर के चले जाने के कारण से और उस कारण से मैं काफी ज्यादा परेशान रहता था। अगर मैं कूल माइंड से रहता तो फिर ये सब सिंपल एग्जामिनेशन था मेरे लिए, जिस तरह से मेरा बैकग्राउंड रहा है। बट फिर जी। भी सर आपने काफी एग्जाम क्रैक किए, लाइक राजस्थान के लिए भी आपने क्रैक किया है, आपने मध्य प्रदेश के लिए भी क्रैक किया है, आपने यूपी वो के लिए भी। वो सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। उसमें तो मैंने आपको कहा कि मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा। मैंने शपथ ले लिया था कि मैं एग्जाम में पढ़ूंगा ही नहीं। जो मेरी तैयारी है उसी में मैं जाऊंगा, और मैं उसी में गया। उतना ही पढ़, केवल मैंने एक गुटखा खरीदा था जो मैंने आपको बताया, जैसे एमपी एग्जामिनेशन के लिए, और वो भी केवल मध्य प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट्स के लिए, टॉपिक के लिए। बाकी के लिए मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। जो मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ा था वही पढ़ करके मैंने एग्जाम दे दिया। ग्रेट सर, नाइस सर। तो सर ये जो जर्नी आपकी रही है, तो इसके लिए आपने बाहर कहीं कोचिंग लिया था या पर्सनली आपने सभी कुछ किया? कौन कौन सी के लिए? यूपीएससी के लिए या जैसे। यूपीएससी के लिए मैंने नहीं लिया। यही तो मैंने बताया कि यूपीएससी में मैंने एक जगह लिया था दिल्ली में। मैं वहाँ आरके पुरम में रहता था, लेकिन जिसके यहाँ कोचिंग लिया मैंने, वो मेरा सिलेक्शन गलत था। मुझे रॉक कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेना था एडमिशन, मैं वहां नहीं लिया। कुछ कारण थे, आर्थिक थे, क्योंकि उस समय उसका फीस ज्यादा था। मैंने जिस जगह लिया वहां पर मुझे वो ठीक से पढ़ाया नहीं, गाइड नहीं किया, तो मैंने मिडवे में ही, मैंने 1-1.5 महीना करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा ये क्या, वो बेकार पढ़ा था। मैंने 3,000 मात्र लिया था उस जमाने में उसने। और मैंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं खुद इसके यहाँ जाता हूँ तो 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में लगता है, और रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है, तो बेहतर है कि मैं खुद पढ़ लूंगा। लेकिन मुझे राव कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उस जमाने का सबसे प्रसिद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट था, अभी भी है वहां पर मुझे लेना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। दूसरी बात, एक बात और हो गई कि मेरे समय में 86 में क्या हुआ, मैं 86 में एग्जाम देता नहीं। राजीव गांधी ने क्या किया, जो मैं आपको कहना भूल गया हूं, उसने 28 से घटा करके 26 रिड्यूस कर दिया एज। ये मेरे लिए सबसे बड़ा जो है ना, वो था, दुखदायी स्थिति थी। क्योंकि मेरे पास अब कोई टाइम ही नहीं बचता। अगर मुझे मजबूरन एग्जामिनेशन देना पड़ा 86 में, जैसे मुझे 85 में नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से नहीं हुआ, तो मुझे रुकना था 1 साल। लेकिन मेरे पास रुकने का टाइम नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने क्या किया, 28 से 26 रिड्यूस कर दिया। तो मुझे उस साल देना ही था, अदरवाइज आई वुड हैव बीन लूजर, आई वुड हैव बीन एबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गया। तो ये सर जो आपकी जर्नी रही, इस बीच में कभी आपको ऐसा फील हुआ डीमोटिवेटेड वन कि यार मतलब मैंने ये चॉइस किया, लाइक अगर मैं साइंस करता एक अच्छा इंजीनियर बन जाता तो कुछ और लाइफ होती मेरी, बट अगर मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ डीमोटिवेटेड वन कि यार ये नहीं, मुझसे तो क्रैक नहीं हो रहा है, या ये कुछ तो हालत खराब चल रही है, ऊपर से मेरे दिमाग में भी सही चीजें चल नहीं रही, तो ऐसा कुछ लाइफ में डीमोटिवेशन रहा सर आपके? अब नौकरी में आने के बाद? सर नौकरी के पहले भी और नौकरी में आने के बाद भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने हमेशा, जैसे मैंने पुलिस की नौकरी किया तो मैंने पूरी तरह से मिशन के रूप में काम किया है। मैं केवल टाइम पास करने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग करते रहे हैं, वैसे मैंने कभी नहीं किया। मेरा एक उसूल रहा है कि अगर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मैं अधिक से अधिक लोगों को सुविधा दे सकूं, लाभ दे सकूं, ये मेरा मोटो रहा शुरू से ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई चाइल्डहुड। तो मैं एक लोगों को जो जो तकलीफ है, अगर मैं थोड़ा सा भी मदद कर सकूं, ये हमारा शुरू से ही एक इच्छा रही है। तो मैंने लोगों को मदद किया। या भी मैं एक उसूल पर खड़ा रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई बहुत ताकतवर आदमी किसी गरीब गुरबा को, एक कमजोर आदमी को सताता, तो हमेशा मैं गरीबों के साथ में रहा हूं। भले ही मेरा ट्रांसफर हुआ या दूसरी जगह पोस्टिंग, उसके लिए आई डैम केयर, लेकिन मैंने उससे कोई समझौता नहीं किया। क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो जो समाज के जो सब निचले तबके के लोग हैं, उनको राहत पहुंचाना ही हमारा काम है। इसीलिए हम अधिकारी बने हैं। यस सर। और इसको मैंने शुरू से लेकर अंत तक अपने जिंदगी का एक हिस्सा बना के रखा। इसीलिए आप देखेंगे कि आज भी मेरा दिमाग जो है ना, बहुत फर्टाइल है। मेरे दिमाग में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। अभी भी मैं 7-8-10 पेज याद कर सकता हूं। मेरे उम्र के जितने भी लोग हैं, वो एकदम टायर्ड हो चुके हैं, और वो 2 पेज भी याद नहीं रख सकते। 99% केसेस की मैं बात कर रहा हूं। मेरे बहुत सारे दोस्तों से बात होती रहती है, तो वो एकदम टायर्ड फील करते हैं कि पढ़ने लिखने की बात से तो दूर दूर तक किनारा कर चुके हैं। यस सर। लेकिन मेरा अभी भी जो है ना, वो पढ़ने लिखने में बहुत बड़ा
मतलब मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे। हम्म। और उसका कारण यह है कि मेरा ब्रेन जो है ना, हम्म। अभी भी 27-28 साल के लड़कों की तरफ फंक्शन कर रहा है। नाइस सर, ग्रेट। एंड सर जर्नी में आने के बाद कहीं लाइफ में कभी, जैसे आप जॉब में आने के बाद, लाइक वर्क में आने के बाद कभी लाइफ में डिमोटिवेशन आपको फील हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। मतलब देखिए, परेशानी मुझे बहुत हुआ, हम्म। इसलिए कि मेरे करीब 30-31 बार ट्रांसफर हुए कुल 33 साल के सर्विस में। ग्रेट। और मैं सबसे पहला पुलिस अधिकारी होऊंगा जो सबसे ज्यादा लाठीचार्ज किया। कूल। और ये लाठीचार्ज कोई मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं किया, फॉर द सेक ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। अगर कोई झुंड आए और वो कहे कि हम थाना जलाएंगे, या पुलिस वालों से गलत ढंग से बात करे, उनको माँ बहन की गाली दे, उनका इज्जत उतारे, ऐसी स्थिति में, इन सब स्थितियों में मैंने कार्रवाई किया। क्योंकि मैंने एक लक्ष्मण रेखा खिंचा हुआ है कि इस लेवल से आगे मैं आपको बढ़ने नहीं दूंगा। ठीक है। यस। और वो उसका ख्याल मैंने रखा कि चाहे मेरा कितना भी हानि हो पर्सनल, लेकिन मेरा ट्रांसफर होगा, पोस्टिंग होगा, सामान होगा टूटेंगे, बच्चे परेशान होंगे, घरवाली परेशान होंगे होंगी, लेकिन जहां तक पब्लिक प्रॉपर्टी की बात है, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा मुझे दिया गया है, जो पुलिसिंग करने का दायित्व मुझे दिया गया है, तो उसमें मैं किसी प्रकार से कमजोर नहीं साबित हूं। ये हमारा शुरू से ही लक्ष्य रहा है। और इसके कारण मुझे वेस्टेड इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा झगड़ा फसाद भी करना पड़ा, उनसे टकराने पड़े। अनेक बार मुझे इसी कारण से ट्रांसफर से गुजरना पड़ा, अनेक बार मुझे जबरदस्ती के जांच से गुजरना पड़ा, लेकिन सब जगह से मैं क्लियर होता गया। जी। सर मेरा एक सवाल है। हम्म। जैसे कि आपके डैड चाहते थे कि आप एक नेता बने, नेता या पॉलिटिशियन बने। जैसे आप अच्छी पढ़ाई करते तो आपके टीचर्स को लगता था कि आप एक डॉक्टर या इंजीनियर बने। एंड एक जो बोलते कि किस्मत या टाइम या एक ज़रूरत हमें कहीं और लेके जाती है। तो जैसे ही आप जॉब पे जब लगे या जब आपने काम पे लगे, जब आपने सर्विस चालू की, तो उस टाइम से लेके आज तक के कभी आपको ऐसा लगा कि अगर मैं नेता होता तो आज कुछ और बात होती, या मैं अगर इंजीनियर या कोई डॉक्टर होता तो कोई अलग बात होती? ऐसा कभी आपको फील हुआ? नहीं, तब अब मेरे काम करने का स्कोप बढ़ जाता। मतलब जैसे मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया, हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए मैंने वही काम किया जो नेता करते हैं। नेता का मतलब क्या होता है? जो दूसरों का उपकार करे, दूसरों की तकलीफ को दूर करने का काम करता है। लेकिन नेता का जो जो कैनवास होता है वो बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए कोई किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, तो उसका कैनवास बहुत बड़ा है। लेकिन मैं अगर डिस्ट्रिक्ट का अगर एसपी हूँ, या एक मैं रेंज का डीआईजी हूँ, तो मेरा कैनवास छोटा है। लेकिन अगर मेरे दिल में तमन्ना है लोगों को उपकृत करने का, उनको उनकी तकलीफों को दूर करने का, तो मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई रोक टोक है नहीं। और मैं अधिक से अधिक लोगों का कल्याण कर सकता हूँ। तो ये मेरा मोटो रहा। हाँ, अगर मैं नेता बनता तो हो सकता है कि मेरा जो काम करने का जो कैनवास होता वो बहुत बड़ा होता, लोग मुझे और ज्यादा जानते। सपोज मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो लोग ज्यादा जानते। अभी मैं मध्य प्रदेश में 32-33 साल काम किया विभिन्न पदों पर, तो लोग जानते हैं, वहां के लोग जानते हैं, बिहार के लोग भी जानते हैं। एंड सर आप कुछ ऐसा मोटिवेशन या कुछ आप बताना चाहते हो स्टूडेंट को या पेरेंट्स को या टीचर को, कि ताकि वो अपने लाइफ में या आपसे कुछ चीज़ें लेके जाएं? जैसे आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ही काम में आएगा उनके, बहुत ही मोटिवेशनल है अबाउट द स्टडीज़, या कैसे आपने प्रिपरेशन को, कैसे आपने सर्विस किया, या कैसे अपने आप को रखना है अगर हम कोई भी काम करते हैं। लाइक आपने बताया पब्लिक प्रॉपर्टी की अगर मुझे दी गई है कि मुझे उसे सेफ रखना है, तो एट एनी हाउ मैं उसे सेफ रखूंगा। तो ऐसा ही कुछ आप मोटिवेशन देना चाहते हैं स्टूडेंट को? क्योंकि आजकल के जितने स्टूडेंट हैं ये चाहते हैं कि हमें जल्दी से कुछ पैसा मिले, इसीलिए इंजीनियर बनते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर या डॉक्टर ही बनने को देखते हैं। बट अगर आप कुछ बताना चाहेंगे पब्लिक सर्विस, या काफ़ी लोग हैं जो मेरे पास आते भी है कि प्रिपरेशन करना है सर बट कैसे करें, तो उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हो? देखिए, मैं 2-3 मैसेज देना चाहता हूँ। ओके। पहला, कि आप जो भी काम करें, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। अगर आपका हेल्थ चला गया, या आप क्रोनिक डिजीज के शिकार हो गए,
तो फिर आप कितना भी तेज हैं, ब्रिलियंट हैं, आपका जो लक्ष्य है वहां तक आप नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात, आपको खुशी की अनुभूति नहीं होगी। अगर आप किसी क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं तो कितना भी आपने अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो इंटरनल जो हैप्पीनेस है उससे आप मरहूम रहेंगे, आपको हमेशा परेशानी रहेगी। मेरे पास में 2-3 उदाहरण हैं जिसमें कि मेरे दोस्त तो मेरे से पढ़ने में 1 पैसा भी कम नहीं थे, लेकिन वो हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, क्रोनिक डिजीज के शिकार थे। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आया कि वो मेहनत नहीं कर पाए और अंतोगत्वा वो किसी क्लर्क की जॉब में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वह है हेल्थ। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि भर भर रात जागते हैं, ये गलत है। मुझे मेरे एक दोस्त ने, जब मैं एक रात में जैक्सन हॉस्टल में पढ़ता था, तो रात में मैं पेशाब करने के लिए 3 बजे निकला, तो मेरा जो बाथरूम था थोड़ा दूर में था, तो वहां देखा कि मेरा एक दोस्त एक सिगरेट पी रहा था 3 बजे रात में। तो मैंने उससे पूछा कि आप अभी सोए नहीं? बोला नहीं, मैं तो अभी पढ़ता हूँ। तो मुझे भारी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हुआ कि मैं तो 10 बजे में ही सो जाता हूँ और ये 3 बजे रात तक जगता है और वो भी सिगरेट पीता है। तो मैंने भी उसका नकल करना शुरू किया दूसरे दिन से, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मुझे छाती में दर्द करने लगे, ठीक है, कुछ दिनों के बाद में, और जो मेरा जो पढ़ाई का टेम्पो है वो भी खराब हो गया। तो कहने का आशय ये है कि आप टाइम पर सोएं, टाइम पर जो है क्या पढ़ें, और अगर आप 6-7 घंटा नींद लेते हैं वो जरूरी है, क्योंकि विद्यार्थी को बहुत ज्यादा स्ट्रेनस मेंटल एक्सरसाइज करना पड़ता है, उन्हें बहुत चीज याद करने पड़ते हैं, उनका कैलोरी बहुत खर्च होता है। ऐसी स्थिति में उनका सोना कम से कम 7 घंटा जरूरी है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि कितना भी विपरीत परिस्थिति आए, आपको हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक दोस्त था जिसका बड़ा भाई था डिप्टी कलेक्टर, वो 4-5 भाई था, और डिप्टी कलेक्टर साहब ही सभी भाइयों को मतलब पैसा देते थे पढ़ने के लिए। एक डॉक्टरी मेडिकल में पढ़ता था, एक इंजीनियरिंग पढ़ता था, मेरा दोस्त खुद पढ़ता था, और एक छोटा भाई और था उसका। लेकिन संजोग से ऐसा हुआ कि जो बड़ा भाई था वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, तो पूरे फैमिली का जो इनकम का स्रोत था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और इसके कारण से मेरा दोस्त जो है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट में क्लर्क में ज्वाइन किया, क्योंकि उसके पास में रास्ता नहीं था और कुछ। तो कहने का आशय ये है कि विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। आप इधर उधर से भी, भाई 1-2 साल की तो बात होती है, तो 2-3 साल में आप इधर उधर से कर्ज लेकर के या कुछ लोन लेकर के भी आप अपने लक्ष्य को हासिल करना मैंने कर सकते हैं। तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। तीसरी बात ये, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से दूसरा अर्थ ये भी है कि मान लीजिए आपके घर में हादसा हुआ है, कोई बात हुई, तो आप क्या होता है कि आप एकदम तकलीफ में चले जाते हैं, आप परेशान होने लगते हैं, आपको कोई चीज याद नहीं रहता, आप कंसंट्रेशन लूज करने लगते हैं। तो वो नहीं करना है। देखिए, जीवन में सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं, और इसको जितना जल्दी हम समझ लें उतना ही अच्छा है। ये कहने में बहुत आसान बात है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना बहुत कठिन काम है। और इसीलिए हर एक स्टूडेंट को एक यौगिक एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए, जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, उसको जो फिजिकल एक्सरसाइज वो करना चाहिए, ताकि उसका कंसंट्रेशन लेवल रहे और हमेशा वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहे। ठीक है, तो मैंने 2 बातें आपको कह दी। और तीसरी जो बात है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब आप एक बड़े अफसर या लक्ष्य प्राप्त करते हैं या बड़े अफसर होते हैं, तो आप अपने परिवार का तो भला करें ही, आपके जो आसपास के जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जो दूर के हैं, जो पड़ोसी हैं, उनकी भी मदद करने की आप कोशिश करें, अगर आप मदद करने की स्थिति में है तो। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में एक पॉजिटिव वाइब्स हमेशा उत्पन्न होगा। मेरे दिमाग में आज भी, जो मैंने आपको कहा कि 27 साल का लड़के के तरह मेरा दिमाग काम करता है, उसका रीजन क्या है?
मैंने हजारों लोगों की मदद की होगी, मैंने कम से कम 10,000 महिलाओं के घर बसाए होंगे। और बहुत जगह तो मुझे बंदूक की नली पर मैंने गोली के आधार पर मुझे जो है क्या कहते हैं उनका घर बसाना पड़ा है, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं किया। उसके कारण से ये हुआ कि मेरा हमेशा पॉजिटिव माइंड फ्रेम ऑफ माइंड रहा। अभी मैं नौकरी क्या है मध्य प्रदेश में, लेकिन बिहार के मेरे जितने रिश्तेदार नातेदार या दूर के सगे संबंधी हैं, कम से कम सैकड़ों लोगों का मैंने कल्याण किया, उनको मैंने मौत के मुंह से बचाया हुआ है। मैंने कहा कि बॉम्बे के पुलिस से, बंगाल की पुलिस से, केरल की पुलिस से, जिसमें कि दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं है, लेकिन मेरे फोन करने से अगर किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है और उस अन्याय को हम दूर कर पाए और वो 10 साल की सजा उसे नहीं मिली, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरे क्या है कि देखिए 90% तो लोग ऐसे हैं कि काम हो गया, थैंक यू वेरी मच। आपको रिजल्ट ये मिलता है कि आपके अंदर में एक हमेशा पॉजिटिव वाइब्स उत्पन्न होता है कि मेरा इस जीवन में जो मैं जी रहा हूं वो मेरा सार्थक जीवन चल रहा है, क्योंकि मैं किसी के लिए काम आ रहा हूं। तो ये जो बड़े कनवास पर अगर आप सोचते हैं, ठीक है, तो इससे हमेशा आपको क्या होता है, आप मेंटली एंड फिजिकली दोनों स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, तो यही मेरा कहना था। सही सर, आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एज वेल एज जो आपने मैसेजेस दिए हैं, या आपने जैसे बताया कि जो भी कठिन या नेगेटिव सिचुएशन होती है उससे कैसे लड़ना चाहिए, और हमें अपना तो अच्छा हम खुद का करते ही है, बट जो आजू बाजू और हम जितने लोगों का अच्छा कर सके और अपने आप को कुशल बना सके या अपने आप को हेल्थी रख सके, ताकि हम किसी और के काम में भी आए और हम अपने आप को उसी बेसिस पे पॉजिटिव रख सके। डेफिनेटली ये बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा, बहुत ज़्यादा। एंड नहीं, उसका एक कारण ये बताता हूं कि अगर आप लॉन्जिविटी चाहते हैं, माने दीर्घायु, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए चाहिए आपको शरीर और मन दोनों स्वस्थ होना चाहिए। और शरीर और मन किसी सेल्फिश आदमी को स्वस्थ नहीं रहता है, जो केवल 4x4 की सोचता रहता है 24 घंटा। ठीक है, केवल अपने और अपने घरवाली या अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचता और किसी के बारे में नहीं सोचता है, तो अल्टीमेटली उसका जो सोचने का जो तरीका है ना, बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाता है, लोप साइडेड हो जाता है, और वो मेंटली और फिजिकली स्वस्थ नहीं रह पाता। वो हर चीज में अपना इंटरेस्ट देखता है, तो ये नहीं होना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं, जब मेरे जितने भी दोस्त वगैरह हैं वो एकदम बूढ़े नजर आते हैं, मुझे दुख होता है। मेंटली बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, वो 2 पेज याद नहीं रख सकते। ये बहुत ही दुखदाई स्थिति है। तो हर एक बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, मेरा सुझाव यही है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, लेकिन किसी भी कीमत पर अपने शरीर के साथ में अन्याय नहीं करें। यस सर, डेफिनेटली सर, ये सभी को मोटिवेट करेगा, और जितने भी आने वाली जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन के लिए आपका ये मैसेज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। कूल सर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस। आप हमारे एक एक वीडियो को लाइक करके, शेयर करके मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि मैं डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ पर्सन को बुलाऊं यहाँ पे, वो अपनी जर्नी स्टोरी शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि उस सिचुएशन में आप जब जाओ तो आप उसे इजीली हैंडल कर सको और मैनेज कर सको। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।